हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस देख रहे हैं। आज हम लोग यूनिट 10 का टॉपिक वेटलैंड इकोसिस्टम और रामसर कन्वेंशन के बारे में देखेंगे, जो कि यूनिट 10 का टॉपिक है। तो आइए हम लोग वेटलैंड इकोसिस्टम से स्टार्ट करते हैं। वेटलैंड इकोसिस्टम होता क्या? ये एक ट्रांसीजन लैंड है, बीच का हिस्सा है। ट्रांसीजन मतलब मिडल पार्ट बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब ज़मीन और पानी के बीच का जो इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे वेयर द लैंड सरफेस इज सैचुरेटेड कवर्ड विथ स्टैंडिंग वाटर फॉर एट लीस्ट ए पार्ट ऑफ देयर, जहाँ पे पानी जो है वो जमा हुआ है ज़मीन के आसपास, जिससे कि वो लोग क्या बनाता है, वेटलैंड, वेट भीगा हुआ लैंड। वेटलैंड होता है एरिया ऑफ मार्श, फैन, peatland or water where natural, artificial, permanent और temporary with water, static और flowing, जहाँ पे चाहे नेचुरली वाटर हो या आर्टिफिशियल किसी के कारण जमा हुआ, वो जो पानी है या तो स्टैटिक रहता है या फ्लोइंग होता है। साथ में फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्ट भी रहता है, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मराइन वाटर। मराइन वाटर का भी पानी वहाँ पे जमा जो होता है। द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, और यहाँ का जो टाइड का रेट होता है ना, वो 6 मीटर से ऊपर नहीं होता। तो वेटलैंड क्या होता है कि मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन के आसपास जो पानी आके जमा हो गया उसको हम लोग वेटलैंड होता है। जब आप डेजर्ट जाइएगा घूमने तो वहाँ देखिएगा कहीं कहीं बीच बीच में ऐसे ऐसे वेटलैंड बहुत पाए जाते हैं। अब वेटलैंड्स के बेनिफिट क्या होते हैं ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वेटलैंड ये फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट, मान लीजिए पानी हम लोग बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। एक्वीफर्स क्या होता है, जल भृति इसको बोलते हैं। यदि पानी ख़त्म हो रहा है या पानी आपको जमा करना है तो आप यहाँ पे पानी जमा कर सकते हैं और वाटर टेबल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये वेटलैंड का बेनिफिट्स होता है। पानी यदि गंदा हो गया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शोर लाइन स्टेबलाइजेशन एंड स्टॉर्म प्रोटेक्शन, ये जो तट रेखा, शोर लाइन को हम लोग तट रेखा कहते हैं, उसको आप स्टेबल करके रख सकते हैं। जितने भी कोस्टल एरिया है, यदि वो इरोशन के द्वारा है, सॉइल इरोशन होता है उसके द्वारा यदि ख़राब हो गया तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्री एंड वेजिटेशंस ऑफ कोस्टल wetlands like mangroves act as a barrier to the storms, providing protection to inland region. जितने भी बड़े बड़े मैनग्रोव्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करके रखते हैं इस एरिया को, ठीक है। अब आते हैं सेडिमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स रिटेंशन। सेडिमेंट फ्रॉम वाटर रन ऑफ आर डम्प्ड इनटू वेटलैंड्स नियर द रिवर माउथ ड्यू टू रिड्यूस्ड फ्लो। होता क्या है, यदि पानी ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाता तो सेडिमेंट एक जगह पे जाके रुक जाते हैं। Wetland vegetation recycle the nutrient from lands and water uptaking and storing them, जिसके कारण क्या होता है, जो वेटलैंड रीजन के जितने भी वेजिटेशन होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो उस सेडिमेंट और न्यूट्रिशन से अपने आप को भरण पोषण करते हैं और अपने पेड़ में या कहीं पे भी वो स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। वेटलैंड वेजिटेशन के जो ट्रीज़ होते हैं, मैनग्रोव्स होते हैं, इस प्रकार से बेनिफिट होता है ये। Water purification, purifying water from toxic substance that have come from pesticide, industrial discharge and mining activity. मान लीजिए रिवर में क्या होता था कि पेस्टिसाइड्स आते थे, इंडस्ट्री से केमिकल आते थे, माइनिंग से केमिकल आते थे, तो इन रिवर में फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो हानिकारक होते आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिप्लेसमेंट प्रोसेस होने से वो टॉक्सिक को हम लोग निकाल सकते हैं। पानी को हम लोग निकाल के अच्छे पानी, साफ़ सुथरे पानी डाल सकते हैं, या उस जगह के रीजन को हम लोग प्यूरीफाई कर सकते हैं। अब वेटलैंड प्रोडक्ट, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, ठीक, फॉर इंडस्ट्री, जैसे क्या, सॉल्ट प्रोडक्शन, मेडिसिनल प्लांट लाइक मैंग्रोव बार्क, फाइबर और फॉर टेक्सटाइल, डाइज एंड टेनिन्स, टिम्बर वुड एट्सेट्रा। तो वेटलैंड यदि हम लोग बचा के रखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। कल्चरल वैल्यूज़, सेक्रेड ग्रुप्स विथ हाई कल्चर एंड रिलीजियस वैल्यू। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे वेटलैंड जो होते हैं तो हम लोग उसको कल्चरल वैल्यू बना के रखते हैं, रिलीजियस वैल्यू भी, हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ये हमारा कल्चर है, हमारे जो पूछते हैं, हमारे जो फोर फादर हैं वो यहाँ पे पूजा पाठ करते थे, ठीक है। तो एक सेक्रेड ग्रुप्स माना जाता है। रिक्रिएशन एंड टूरिज़्म,
ये मनोरंजन का साधन भी बनता है वेटलैंड। टूरिज़्म, यहाँ पे बाहर से लोग घूमने भी आते हैं, यहाँ पे आके रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ठंडी के समय में भी आते हैं और गर्मी के समय में भी आते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान जो होता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, कभी कभी क्या होता है कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, दे आर वन ऑफ द मेजर कार्बन सिंक्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्पिंग इन मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। जब कार्बन सिंक्स हो रहा है, वन ऑफ द मेजर रीजन जो हो रहा है वर्ल्ड में, जो कार्बन घट रहा है, ठीक है, लेकिन ये उसको मिटिगेट करता है, कार्बन को मिटिगेट करता है, मतलब हेल्प करता है क्लाइमेट चेंज होने से, ठीक है। दे आर पार्ट ऑफ ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, ठीक है, विच इज़ कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मास। ये कार्बन को कलेक्ट करता है, अपने रीजन में स्टोर करता है बायोमास के रूप में और सेडिमेंट के रूप में उसको स्टोर करता है। वेटलैंड आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन। मीथेन का और नाइट्रस ऑक्साइड के इमिशन का बाहर निकालने का सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो वेटलैंड्स भी है। तो ये सब इसके बेनिफिट होते हैं वेटलैंड के, ठीक है। अ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेटलैंड डिप्लीशन, वेटलैंड जो डिप्लीशन हो रहा है उसका क्या क्या फैक्टर है। सबसे पहले पॉपुलेशन प्रेशर का बढ़ना, क्लाइमेट चेंज होना, अट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट टाइम इकोनॉमिक गेन्स कंटिन्यू टू ड्राइव द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड। मतलब इकोनॉमिक गेन के लिए आप वेटलैंड को ख़त्म कर रहे हैं, फ़ायदे के लिए, पॉपुलेशन का बढ़ने से, क्लाइमेट के चेंज होने से, ठीक है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी जो निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है वेटलैंड पे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लैंड फॉर रियल एस्टेट डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हम लोग यदि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी करते हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्री बना रहे हैं, रियल एस्टेट बना, इसके कारण हम लोग उसको भरते जा रहे हैं, लैंड में बदलते जा रहे हैं। पेड़ पौधा को काटना, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, यदि मवेशी ज़्यादा चढ़ जाएंगे तो उससे भी वेटलैंड ख़त्म होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पॉल्यूशन के कारण अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब ह्यूमन बहुत तरीके से वेटलैंड को डिप्लीट कर रहा है। तो ये है आपका वेटलैंड का हिस्सा, वेटलैंड का पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं रामसर कन्वेंशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आना है। ये एक वेटलैंड के लिए ही इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किया गया था। करता क्या है, ये एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक ढांचा बनाता है। इसके अंतर्गत नेशनल एक्शन प्लान, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड वाइज यूज़ ऑफ द वेटलैंड एंड इट रिसोर्स। यदि हम लोग वेटलैंड को बचाना चाहते हैं तो कैसे बचाएंगे, ये सब कुछ रामसर कन्वेंशन में बताया गया है, ठीक है, जो कि भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वेटलैंड अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या होता है, जितने भी लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, या अंडरग्राउंड एक्वीफर्स, मतलब अंदर गया हुआ पानी का जल भृति, वेट ग्रासलैंड, पीट लैंड, स्वैम्स एंड मार्सेस, ओसेस, डेल्टास एंड टाइडल फ्लैट्स, estuaries, mangroves and other coastal areas, coral reef and all the human-made sites such as reservoir, dam, fish pond, rice paddies and salt pans, ये जितने भी हैं सब रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा रामसर कन्वेंशन को सबसे पहले अडॉप्ट कहाँ किया गया था, रामसर, जो कि ईरान का जगह है, और वो भी कब, 1971 में। लेकिन ये कब लागू किया गया, 1975 में। आप हमेशा याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन जो है वो कि ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पे 1971 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसको लागू 1975 में किया गया। तो इन सभी चीज़ों को यदि बचाना है तो रामसर प्रोटोकॉल के हिसाब से हमको चलना होगा। ये होता क्या, आइए हम लोग जानते हैं। रामसर में 3 पिलर्स होते हैं रामसर कन्वेंशन में। पहला, वर्किंग टुवार्ड्स, मतलब काम करना है, वाइज यूज़ ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स एंड इट रिसोर्स थ्रू नेशनल लैंड यूज़ प्लानिंग, प्रॉपर पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशन, मैनेजमेंट एक्शन एंड बाय एडुकेटिंग द पब्लिक। आप प्रॉपर प्लानिंग कर लो, पॉलिसी बना लो, प्रोटोकॉल बना लो, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और पब्लिक को एडुकेट करना पड़ेगा कि वेटलैंड को आपको कैसे बचाना। फिर आता है डिजाइग्नेशन ऑफ सुटेबल वेटलैंड फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट अंडर द रामसर लिस्ट, इंश्योरिंग द एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। तो आप लिस्ट बना लो, इंटरनेशनल नेशनल दोनों मिला के, कि कैसे हम लोग को मैनेजमेंट करना है, उसका डिज़ाइन तैयार करो। फिर तीसरा होता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड इंक्लूड रामसर लिस्ट। फिर आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे कि हम लोग को उसको बचाना है,
उसके स्पेसिस को उसको वहाँ के उसके जगह को डेवलप करना है प्रोजेक्ट विच कैन अफेक्ट द वेटलैंड, जिसके कारण वेटलैंड पे कुछ हाव भाव पड़ सके। अब एक टर्म आते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, ठीक है, ध्यान से देखिए। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड एक टर्म है, ये क्या है? एक एडप्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इन ब्रिस्बेन, ये ब्रिस्बेन में किया गया था 1996 में किसी पार्टीज द्वारा। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या एक रजिस्टर है ऑफ वेटलैंड साइट्स, मतलब जितने भी वेटलैंड होते हैं उसकी जानकारी हम लोग कहाँ रख सकते हैं? तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल चैप्टर हैव ऑकर्ड, are occurring or can occur in future as a result of pollution, technological development or any anthropogenic activity। मान लीजिए पॉल्यूशन हुआ या कोई डेवलपमेंट हुआ या इंसान के द्वारा कोई एक्टिविटी हुआ, जो भी कुछ होता है ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है रामसर लिस्ट को, एक प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज़ द प्रिंसिपल टूल ऑफ द रामसर कन्वेंशन, ठीक है, एंड इट इज़ मेंटेन एज ए पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट, ओके। अब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड हम याद रखना है कि ब्रिस्बेन में स्टार्ट हुआ था 1996 में, और ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है रामसर लिस्ट को, ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट है। मतलब याद रखिएगा मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड किससे ताल्लुका रखता है? तो रामसर कन्वेंशन से, जो कि वेटलैंड का हिस्सा है। अब इंडियन वेटलैंड एंड मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं। एट प्रेजेंट 2 इंडियन साइट, 2 साइट है। मणिपुर में लोकटक लेक है जो 1993 में पार्ट का हिस्सा बना था, और क्योलाडियो नेशनल पार्क जो राजस्थान का हिस्सा या 1990 में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आया था। तीसरा है चिल्का लेक जो उड़ीसा में है, इसको 1993 में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में लाया गया था, लेकिन इसको 2002 में रिमूव कर दिया गया था। एक और याद रखना है कि चिल्का लेक को 2002 में अवार्ड मिला था रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। अब एक प्लान है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो कि हम लोग वेटलैंड देख रहे हैं तो उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग MOEFCC कहते हैं, ये पूरा रिस्पॉन्सिबल कर रखता है अपने पास किसका? ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? इसके पास। एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल का हिस्सा है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देता है। अब इसका सीम क्या है भाई? टू ले डाउन पॉलिसी, पॉलिसी गाइडलाइन बनाता है फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, ठीक है। साथ में ये इंटेंसिव मेजर करता है कंजर्वेशन का इम्पेरेटिव वेटलैंड, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो ये मैनेजमेंट भी करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी पहुंचाता है किसको? नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। जितने भी हमारे इंडिया में वेटलैंड है उन जिनको बचा के रखना है उसको ये फाइनेंशियल और मैनेजमेंट सपोर्ट दोनों पहुंचाता है। अब एक है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिसको हम लोग NPCA भी कहते हैं, फॉर कंजर्वेशन ऑफ लेक्स वेटलैंड। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वाज अर्लियर इम्प्लीमेंटिंग 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सीम, ठीक है। एक तो था NWCP नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, एक होता है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये 2 प्लान चलाते हैं जो हम एक पहले पढ़ चुके हैं कि ये करता है टू अवॉइड ओवरलैप, मतलब 2 बीच में ना आ सके, ओवरलैप ना हो सके, किसका? प्रमोट बेटर सिनर्जीज, बोथ सीम हैव बीन मर्ज इनटू वन इंटीग्रेटेड स्कीम, ठीक है, और दोनों को ही एक स्कीम में ला दिया गया। इसको नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। या लेक का हो या वेटलैंड का हो, दोनों को एक स्कीम के अंदर लाया गया है, जिसको हम लोग नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। ये पूरे एक्वाटिक इकोसिस्टम को बचा के रखता है, जिसके अंतर्गत लेक्स भी आते हैं, वेटलैंड भी आते हैं। पहले क्या था? पहले लेक का अलग गाइडलाइन था और वेटलैंड का अलग गाइडलाइन था प्रोग्राम, लेकिन इसको एक कर दिया गया किसमें? नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो आज हम लोगों ने वेटलैंड देखा और रामसर कन्वेंशन देखा। ये UGC इन्वायरमेंटल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग सॉइल इरोशन का टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।